अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में रवाबित और इत्तेमाद साजी के इक़दामात पर सरबराही इजलास काज़ाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हो चुका है। एक महफूज और खुशहाल खित्ते के लिए अगर हम बात करें 21वीं सदी में दरपेश मसाइल और इख्तलाफात की, तो इनको अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के दायरे में रहकर हल करने और साथ ही साथ मुश्तरका उमूर को फ़रोग़ देने पर इस इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया। इसी इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें खित्ते में ताउन बढ़ाने और एतमाद साजी के हवाले से सीका की अहमियत को उजागर किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपको बताएं कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीका के रुकन ममालिक खित्ते में क़याम अमन और ताउन बढ़ाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। मौसमियाती तग़य्युर के बाइस पाकिस्तान को अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। कौम अपने अज़्म और हौसले के साथ इस चैलेंज पर जल्द काबू पा लेगी। इंसाफ का तकाजा यह है कि माहौलियाती मसाइल की वजह बनने वाले मुल्क मुतासरा मुल्कों की मदद के लिए आगे आएँ। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि खित्ते के अमन के लिए भारत के साथ बामकसद बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल में मुस्बत पेशरफ्त करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, फ़लस्तीन, बेलारूस के सदूर और चीन के नायब वज़ीर आज़म से यहाँ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले ख़तरे से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे की मसरूफियात क्या रही हैं, इस पर आज हम एक तफसीली राउंड अप आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात सीका की 6ठी सरबराही कॉन्फ्रेंस में वतन अजीज़ की नुमाइंदगी करने के लिए आला सतह के वफ़द के हमरा काज़ाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया। काज़ाकिस्तान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि दुनिया में तवानाई और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस कसाद बाजारी का सामना है। ऐसे वक्त में मुल्कों के दरमियान करीबी रवाबित और शराकत दारी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि सीका कॉन्फ्रेंस में बाहमी रवाबित के ज़रिए एशिया में इक़्तिसादी ताउन और सलामती को नई समत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाली कुदरती आफात ने मरबूत कोशिशों की अहमियत को बढ़ा दिया है। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना पहुंचने पर काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बायोफ ने हवाई अड्डे पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। काबीना के अरकान और आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा था। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम योमार तोकायोफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आस्ताना ओपरा में सीका 2022 के 6ठे सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आने वाले ममालिक के रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाये में खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ादी महल आस्ताना काज़ाकिस्तान में मुख्तलिफ रियासतों के रहनुमाओं से बामानी बातचीत की। सीका कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में करीबी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तवानाई का शोबा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज़रबाईजान के सदर और वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से बातचीत में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की क़यादत ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। सदर इल्हाम अलियोव ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने साबिक नगोर्नो काराबाख पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया। वजीर आजम ने वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक को तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग देने के लिए फोकल पर्सन नामजद किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही वफूद के तबादलों से इलाकाई रवाबित के फ़रोग में मदद मिलेगी। आस्ताना में सरबराह इजलास के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बामानी दो तरफा मुलाकात हुई, जो एशिया में अमन, ताउन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने की बाहमी ख्वाहिश की अक्कास है। सीका सरबराही इजलास में वियतनाम की नायब सदर वाथी ऑनसोंग ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सीगा के छठे सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा पेश करते हुए कहा कि आलमी बरादरी के ताउन और मुआवनत से पाकिस्तान बहुत जल्द इस मुश्किल घड़ी से निकल आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम ने कहा कि मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल किए बगैर भारत से मुज़ाकराती अमल बेमानी होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। इस हवाले से आलमी बरादरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। President of the Republic of Kazakhstan, Excellencies, distinguished heads of delegation, good morning and Assalamu alaikum. It's a great honor and privilege for me to address the sixth summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. And I am very grateful for the warm welcome and generous hospitality extended to me and my delegation in this beautiful city of Astana. Pakistan attaches great importance to the Sika platform. The conference has been playing an important role in enhancing cooperation and promoting trust and understanding on the Asian continent. We highly value Kazakhstan's leadership and deeply appreciate the vision offered by Kazakhstan in transforming Sika into an international organization through an incremental and consensus-based approach. Mr. Chairman, Pakistan is living through a colossal climate-induced calamity, unprecedented rains and flooding that have submerged more than 1/3 of my country are without any doubt the consequence of global warming and climate change. The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. And I have spent the last many weeks going from one place to the other, watching devastation with my own eyes. I have embraced people, children, and of course, those marooned in the water who have lost everything, perhaps even their dreams. And I have marshaled all the resources at my disposal for rescue, relief, and rehabilitation. But I am grappling with the sinking feeling that we just do not have enough at hand. The force of nature, of climate change, has truly overwhelmed us. What makes this situation even more tragic is that even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. This disaster may set Pakistan back by decades. More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives
Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging waters. Cotton, wheat, and rice crops lie in ruins. Vast stretches of land today resemble an ocean. Navy boats run where once children played football and cricket. Mr. Chairman, Pakistan needs immediate help. Our 33 million climate refugees, that is more than the population of many countries. These climate refugees need to be rehabilitated, and today I am personally grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres for having visited Pakistan last month. We are very thankful to the UN for the fresh flash appeal of $816 million for Pakistan earlier this month. Many countries have also pledged financial assistance and sent relief goods. On behalf of my nation, let me thank each and every one of them for their acts of generosity and empathy. And I can see many leaders sitting around this table who have been generously committing support to Pakistan, and I thank you all from the core of my heart. And ladies and gentlemen, we look forward to your continued support as we transition to the more daunting phase of rehabilitation and reconstruction. And let me assure you, we are determined and we are committed by the grace of God that we will emerge stronger from these floods, and we shall, inshallah, bounce back in a very short period of time. Mr. Chairman, Pakistan's location offers a natural bridge and conduit among regional economies. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of the Belt and Road Initiative, has transformed the economic and connectivity landscape of the region. We invite our friends to take advantage of the opportunities for trade, business, and investment in Pakistan. Excellencies, 4 decades of conflict and instability in Afghanistan have taken a heavy toll on millions of Afghan people and imperiled regional peace and security. Of all the countries in the world, Pakistan has borne the most serious consequences of the conflict in Afghanistan. We have suffered over 80,000 casualties and economic losses of over $150 billion in the fight against terrorism. And finally, by the grace of God, we were able to beat terrorism of all shades and color in Pakistan. Not only in Pakistan, it has sent a great message to peace-loving world across the globe that out of these great sacrifices, Pakistan has been able to become a country instrumental in controlling terrorism and extremism. To this day, we continue to host about 4 million Afghan refugees on our soil. A peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan is in the best interest of Pakistan, not only Pakistan, the entire region and the international community. We call upon the world to support the people of Afghanistan in their quest for sustainable peace, stability and development. Mr. Chairman, Pakistan's first priority is to revive rapid and equitable economic growth. To do so, stability in the region is most essential. Pakistan desires peaceful relations with all its neighbors, including India. However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of United Nations, as reflected through the 2 UN resolutions
on Kashmir. For 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir by denying them the right of self-determination. And for 7 decades, India has used repression to silence the voice of Kashmiris demanding their inalienable rights. I would therefore urge all of you to look behind the gloss of Indian democracy and recognize the brutal nature of its policies in occupied Kashmir. In this terrorized valley of Kashmir, India brandishes democracy not through the ballot but through its bullet. Here, Indian democracy is known less for its rights and freedoms and more for its repression and brutality. The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. And yet, Your Excellencies, we are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity, and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. We need to really provide education, health, and medicine and jobs to our children, millions of our children, both sides of the divide. And if we did not act speedily, posterity will not forgive us. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. And I am absolutely committed and ready to move forward, to provide an opportunity to our generations, to our future generations, and leave a legacy that finally we were able to realize the gravity of the situation. And finally, here we are, that we, with a great mind and great hearts, did a job which would provide peace, progress for all time to come. But the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement. We also need to urgently find political solutions to the conflicts in the Middle East and elsewhere in Asia. A just and lasting settlement of the Palestinian question is essential for comprehensive peace in the Middle East. Mr. Chairman, we reaffirm our commitment to the CICA process and the concept of common, comprehensive, cooperative, and sustainable security in Asia. These giants sitting on my right, on my left, Allah Almighty has blessed upon all of us and all of them huge bounties and resources. If we team our resources and efforts together, I have no doubts in my mind that Asia and joining parts can really stand up and walk with a sense of pride and achievement. Through meaningful interaction and constructive dialogue, we can build and bolster mutual confidence and trust. We are facing great difficulties, but I am undaunted by the sultry weather. I am one of those, along with you, who believe in eternal justice, believe in Allah Almighty. I have no doubt in my mind, with the support of people of Pakistan and with the support of our friendly and brotherly countries, Pakistan will and shall come out of this problem. Thank you very much. God bless you. सीका सरबराही कॉन्फ्रेंस में ताजिकिस्तान की सदर इमाम अली रहमानोफ ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के दायराकार को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया।
वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर को मुल्क में तबाह कुन सैलाब के बाद उनकी हुकूमत की जानिब से बहाली के कामों से आगाह किया। उन्होंने कुदरती आफात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर इमाम अली रहमानोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में ताजिकिस्तान की जानिब से मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। आस्ताना में सीका सरबराही इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काजाकिस्तान के सदर कासिम यमार तकायोफ के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान आस्ताना में मुलाकात हुई। फ़लस्तीन के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दूसरे से गर्मजोशी से बगलगीर हुए। दोनों कायदीन के दरमियान जज्बाती गुफ्तगू इस्लामी अखुवत और भाईचारे का मुंह बोलता सबूत है। सदर महमूद अब्बास और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ में दिलचस्प मुकालमा हुआ। फ़लस्तीनी सदर ने फरते जज्बात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब के दौरान उनकी मदद के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान उनका घर है और पाकिस्तानी उनके भाई बहन हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की कामयाबी तक उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन हमारे दिल में है और हमारे ईमान व यकीन का हिस्सा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हिमायत और जज्बे पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सीका सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के 2 रोज़ा इंतहाई कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए तो काज़ाकिस्तान के आला हुकाम ने नूर सुल्तान नज़रियोफ एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अलविदा किया। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान, क्या क्या अहम मुलाकातें हुईं, किन रहनुमाओं से हुई, इसमें क्या बातचीत हुई और ख़ास तौर पर सीका कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये आपने जाना। अब इसी मसरूफ़ियत पर वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा उनका दौरा रहा है काज़ाकिस्तान का हम बात करेंगे। मेरा रब्ता किया है रशीद साफ़ी साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए पहले तो। अच्छा रशीद साहब, जितना खिताब हमने अभी ज़ाहिर है जो खिताब यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया वो हमने अपने लोगों को दिखाया, उसकी हम साथ में सब टाइटलिंग भी करते रहे ताकि उर्दू समझने वाले भी उसको देख सकें कि उन्होंने क्या फ़रमाया है। बड़े ही अहम पॉइंट्स, बड़े ही मुख्तसरन और बहुत ही अच्छे अंदाज में उनकी जानिब से दुनिया के सामने और ख़ास तौर पर इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ममालिक खत्ते के मौजूद थे उनके सामने रखे गए और ज़ाहिर है ये पैगाम दुनिया भर में गया है मीडिया के ज़रिए। हमारे पास यानी एशिया में वसाइल भी हैं, ज़ाहिर मसाइल भी हैं, लेकिन इन वसाइल को अगर बेहतर तौर पर मिलकर इस्तेमाल किया जाए तो मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ये वज़ीर आज़म का पैगाम था। आप इस किताब को कैसे देखते हैं पहले तो? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब का खिताब कम्प्रहेंसिव भी था और उसमें जो तमाम तरजीहात और मसाइल और उसके हल के हवाले से बहुत ही पुरमग़ज़ उनकी पार्टिसिपेशन रही है। गुफ्तगू उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पे जो की है, उनकी जो स्पीच था, फिर साइड लाइन पर उनकी जो मुलाकातें रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो टीम है वो इंटीग्रेट हो चुकी हैं। पहले हमने देखा था कि माजी की हुकूमतें सियासी शख्सियात या जो सियासी ओहदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो जब बाहर इस किस्म के फोरम पे जाते तो वो उनका एक मौक़िफ़ होता, फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई दूसरी बात आती, इस्टेब्लिशमेंट कोई तीसरी बात कह जाती। इस दफ़ा हमें लग यही रहा है कि जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म साहब इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत से जाते हैं और पूरी जो हुकूमती मशीनरी है वो एक पेज पे है। यही वजह है
کہ کہیں پہ ہمیں ان کی پارٹیسپیشن میں نہ تو کوئی جھول نظر آئی ہے، اور جہاں جہاں وہ گئے ہیں تو مختصر وقت میں انہوں نے پاکستان کے جو مسائل ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور حل بھی پیش کیا ہے، نہ صرف اپنی فریاد جو ماضی میں ہم یا تو اس قسم کے فورم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان جا کے ایک ہی قسم کا راگ الاپتا اور واپسی پہ وہی چیزیں ہو جاتی، لیکن اس دفعہ نہ صرف مسائل کا تذکرہ وزیر اعظم کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے حل کے لیے دنیا کو اور اپنے پڑوسی ممالک کو اور خطے کو وہ بتاتے بھی ہے کہ ان مسائل کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو میری نظر میں یہ جو ہے موجودہ حکومت کی بڑی اچھی پالیسی ہے کہ نہ صرف ان کی ایک نمائندگی انٹرنیشنل سطح پہ بھرپور ہو جاتی ہے، بلکہ ہر اس جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا اس قسم کی ہر ایکٹیویٹی سے واپسی پہ پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آ بھی جاتا ہے بالکل سرکاری بالکل سطح پہ۔ تو مجھے یہ جو پالیسی ہے ان کی اس سے کافی امیدیں بھی ہے، اور اگر اسی طرح یہ خارجہ پالیسی جاری رہی تو امید ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے مسائل ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ جو بہت ساری دہائیوں سے حل طلب ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر۔ اس کو بھی بڑی اچھی طرح سے اور بڑے دو ٹوک انداز میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اس پر بات کی ہے اور انڈیا کی موجودگی میں کہی ہے۔ اب یہاں موجود تمام ملکوں کے جو نمائندگان تھے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھارت نہ صرف اپنے ملک کے اندر موجود اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے، جو ارد گرد پڑوسی ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے، اور پھر جو خطہ پورا ہے پورے کا پورا وہ بھارت کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کا امن جو ہے وہ داؤ پر لگا ہے۔ تو بھارت کو یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ چھوڑنا ہوں گے، مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس نے خاص طور پر 2019 میں اقدامات کر رکھے ہیں ان کو واپس بھی لینا ہوگا، اور مذاکرات جو ہیں وہ برابری کی سطح پر کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے پاکستان تیار ہے۔ اس میسج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں صافی صاحب آپ؟ جی بالکل، آپ نے تجزیہ اور سوال جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے سامنے رکھا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں۔ ایک جانب جو سب سے بڑی بات آپ جانتی ہیں کہ سیکا کانفرنس میں 12 سے زائد سربراہان مملکت نے شرکت کی اور پوری دنیا کی نظریں اس ایکٹیویٹی پہ مرکوز تھی۔ اس دوران وزیر اعظم صاحب نے ایک جانب جو سنگ دلی ہے مقبوضہ کشمیر میں یا اقلیتوں کے حوالے سے ہندوستان کی وارد کی، اور اس کو بہت ہی مختصراً اور جامع انداز میں انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اس اصولی موقف کی بھی تکرار کی انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہ مذاکرات میں اصل رکاوٹ پاکستان کبھی نہیں رہا ہے۔ اصل مسئلے جو ہے وہ بھارتی ہٹ درمی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ایک دفعہ بھارت کا جو اصل چہرہ ہے، جو دنیا کے سامنے اکثر اور بیشتر اوقات میں بھارت کی کوشش رہتی ہے کہ جمہوریت کا پردہ ڈال کے اپنے بھیانک چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی ٹیم تھی سیکا کانفرنس کے دوران انہوں نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے بات رکھی، اور یہ ایک تسلسل ہے یو این او سے لے کر اس کانفرنس اور اب جو موجودہ سیکا کانفرنس کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف تھا کشمیر پالیسی کے حوالے سے، ایک بہت واضح انداز میں وزیر اعظم نے میسج بھی دیا کہ کیا کچھ انڈیا کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے حدود کے اندر، اور دنیا میں باہر وہ پراکسی وار کے ذریعے کہاں کہاں پہ عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات دنیا کو بتائی، دوسری بات جو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بلکہ اس خطے کے عوام کے لیے امن کی خواہش کے ساتھ آگے وہ بڑھے ہیں، انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان برابری کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کرتا ہے تو پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھارت کے ساتھ مذاکرات کے میز پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے
کہ بھارت نے پہلے اپنی ہٹ درمی ختم کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو اس صورت میں پاکستان نے بالکل کھلے دل سے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہے تھے، پوری قوم کی طرف سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے بھارت کو اور دنیا کو کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن اس صورت میں امن پائیدار امن سامنے آ سکتا ہے جب فریقین ایک دوسرے کے وقار، سلامتی اور خود مختاری کا دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے. بدقسمتی سے ہندوستان آج تک 70 سالوں سے اس طرف نہیں آیا ہے. ہمیشہ سے وہ اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا رہتا ہے اور اپنے جو رقبے کی جو ان کی ہم پہ برتری ہے صرف رقبے ہی کے طور پہ ہم سے زیادہ ہے یا اعداد و شمار کے حوالے سے ہندوستان ہم سے آگے ہے، لیکن جذبے اور جو پاکستانی قوم کی جو ایک جو حق خود ارادیت کے لیے جو پاکستانی قوم کی ایک سوچ ہے اس کے سامنے ہمیشہ ہندوستان بے بس رہتا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک پہل کر دی ہے. اب بال جو ہے وہ بھارت کے کورٹ میں بھارت ہے. کے کورٹ میں ہمیں مودی سرکار سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے بڑے فورم پہ بھارت کے چہرے سے نقاب اتارنے کی کوشش کی جائے اور بڑے پن کا بھی مظاہرہ کیا جائے، جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کیا ہے کہ جی آئیے آپ مذاکرات کی میز پر آئیے، اس مسئلے کو حل کیجئے تاکہ امن کے لیے آگے بڑھا جا سکے. اچھا صافی صاحب، ایک اور معاملہ جس کی وجہ سے اس سارے خطے کا امن جو ہے وہ داؤ پر ہے، میں افغانستان کی بات کر رہی ہوں. اس کو بھی یہاں پر وزیر اعظم پاکستان بھولے نہیں ہیں، اس مسئلے کو بھی بڑی اچھی طرح سے انہوں نے اجاگر کیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے صافی صاحب کہ یہ جو تنظیم ہے جس میں یہ 27 ممالک شامل ہیں، اگر یہ 27 ممالک مل جاتے ہیں اس معاملے پر، کوئی نہ کوئی لاہے عمل، کوئی حکمت عملی اچھی اپنا لیتے ہیں، تو پھر تو نہیں ضرورت ہمیں کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوں، یورپ کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ وہ اس خطے کے اتنے اہم ملک کو لے کر جو دوسروں کے لیے ایک بڑی پرابلم کی وجہ بن سکتا ہے اس کے مسائل کو حل کر رہا ہو. یہ 27 ممالک مل کر نہیں کر سکتے ہیں رشید صاحب؟ جی بہت اہم تنظیم ہے اور آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ 27 ممالک مل کے کوئی خطے کی بہتری کے لیے قدم اٹھائیں گے تو یقینی طور پر اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. لیکن افغانستان کو جو مرض لاحق ہے اس کی دوا جو ہے وہ دنیا سے زیادہ خود موجودہ جو طالبان قیادت ہے ان کے ہاتھوں میں ہے. اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے، اگر وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ تو سیکا کانفرنس میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی آپ نے بات کی یا پاکستان کی آپ نے بات کی. پاکستان تو جو گزشتہ 1 سال سے زائد عرصہ جو اقتدار میں موجودہ قیادت جو آئی ہے طالبان کی، پاکستان تو کبھی نہیں بھولا. نہ صرف ہم نے الفاظ میں ان کو یاد کیا بلکہ عملی طور پہ ہم نے ثابت کر دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اپنے بے تحاشا معاشی مسائل کے باوجود اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہیں افغانستان کی مدد میں عملی طور پر. آج انہوں نے تذکرہ کیا، اس سے پہلے اس یوم میں بھی وزیر اعظم صاحب نے زور دیا تھا اور یو این کے اجلاس میں جب وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ صاحب وہاں پہ شریک ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ افغانستان کے مسائل کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کے ساتھ ساتھ حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان طریقوں سے افغانستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج جو وزیر اعظم صاحب نے مختلف مواقع پہ افغانستان کا ذکر کیا تو وہی باتیں دہرائی ہے جو پاکستان کی شروع دن کی پالیسی تھی کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو دنیا آگے بڑھے اور دنیا کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو طالبان قیادت پہ عائد ذمہ داریاں ہے وہ پوری کرنے میں وہ کم از کم اس کا آغاز تو کرے. پوری ہونا یا نہ ہونا وہ زمینی حقائق کے مطابق ہی فیصلہ ہو جائے گا اس پہ. لیکن پاکستان دل و جان سے چاہتا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جس ایک پوری ہمدردی کے جذبے سے لبریز ہو کے جو افغانستان کی مدد کی ایک دفعہ اپیل کی ہے، یہ اپیلیں تب ہی کارگر ثابت ہوگی کہ خود افغانی عوام اور اس سے بڑھ کے طالبان قیادت اپنے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی دکھائے اور اس کے لیے خود ضروری سنجیدگی یہی ہے دکھائے گی.
उसके ठीक लिए है। जरूरी यही है जी जी। कि वो दुनिया के जो उनके दो तीन बड़े मुतालबात हैं जो कई दफा हम उसको दोहरा चुके हैं, डिस्कस कर अगर चुके हैं। उसमें वो उसमें अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि अफगानिस्तान के मसाइल हल ना हो। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान का मसला एक और बड़ा मसला, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वक्त हमारे पास कम है। साफ़ी साहब बहुत माजरत, मैंने एक दो जगह पे आपको टोका भी। मकसद सिर्फ यही है कि हम जल्द से जल्द बात कर सकें शो का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले। जानना मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, एक और बड़ा मसला वो है रूस और यूक्रेन के दरमियान, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं, चाहे वो तेल की तहसील हो, चाहे वो अनाज हो, दीगर मामलात हो। आस्ताना में हमने देखा कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर प्यूटन के दरमियान यहाँ पर एक मुलाकात होती है, ज़ाहिर तौर पर ये बड़ी अहम मुलाकात, जिसमें सदर प्यूटन ने ये बताया कि गैस की तरसील के लिए तुर्किया एक अहम मरकज़ बन सकता है, और हमने यानी इन दोनों ने अपने फैसलों से सदर एर्दोगान को आगाह कर दिया है। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा है कि वो इस्तांबुल मुआहदे पर अमल दरामद बरकरार रखेंगे। आप क्या समझते हैं रशीद साहब कि क्या दोनों मुल्क जो हैं, रूसी अजनास हैं, गैस है और जो दीगर अशिया हैं, उनको बरास्ता तुर्की दूसरे मुल्कों को फराहम करने जा रहे हैं? ये डिसाइड होने जा रहा है? जी देखिए, रूस की मजबूरी यही है कि उनके पास अगर मगरिब के साथ उन्होंने अगर मुकम्मल क़त्अ ताल्लुक़ नहीं करना तो तुर्की उनकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ तुर्की जैसे ममालिक, ईरान जैसे ममालिक और ख़त्ते के दीगर ममालिक की फिर रूस से जो तवानाई की ज़रूरतें हैं या खुराकी मवाद की जो तरसील है, इन ममालिक की ये ज़रूरतें हैं। तो ये गिव एंड टेक की एक कहानी है और तिजारती बुनियादों ही पे आजकल के ज़माने में मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। आपने देखा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बहुत पुराने और करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन जब सऊदी अरब को ये महसूस हुआ कि ओपेक कंट्रीज़ को तेल की पैदावार में कटौती करनी है और वो उनको ज़रूरी लगा, तो उन्होंने अमरीकी ताल्लुकात का कोई लिहाज नहीं रखा और जो बाइडेन जो है सख्त नाराज़ है सऊदी अरब से इन दिनों। इसी तरह तुर्की पे भी प्रेशर है कि वो एक हद से आगे ना बढ़े रूस के साथ ताल्लुकात में, लेकिन चूंकि तुर्की की अपनी ज़रूरतें हैं और तुर्की खुद जो है मगरिबी एक तो जो है मगरिब तुर्की के साथ भी दोगलापन का एक मुजाहरा है कि नेटो के तमाम ममालिकों में सबसे ज़्यादा उनके कई तुर्की का बहुत ज़्यादा असर रसूख भी है और बहुत बड़ी शमूलियत भी है, लेकिन इसके बावजूद शेंजन कंट्रीज़ में उनको ना शामिल करना और कई यूरोपीय सहूलतों से तुर्की को बाहर रखना, वो फिर मगरिब का तुर्की के साथ एक दुगली पॉलिसी है। तो ऐसे में तुर्की के लिए बहुत ही ये मुनासिब वक्त है कि वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत आगे बढ़ाए। माजी में रूस और तुर्की के दरमियान कई मामलात पर तनाज़ात रहे हैं, लेकिन इस वक्त तनाज़ात से बात जो है वो आगे बढ़ चुकी है। दुनिया में तरसील और सप्लाई और जो खुराकी मवाद और फूड चेन सारी मुतासिर है। इसमें ममालिक जो है अपनी पुरानियाँ दुश्मनियाँ जो है वो दोस्तियों में बदल रही है और पुरानी दोस्तियाँ जो है वो दुश्मनी में तब्दील हो रही है। ये दुनिया की रीत है, ये इसी पे दुनिया ने आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल में तुर्की, रूस, पाकिस्तान, ईरान, चाइना अपने जो अंदरूनी ज़रूरतें हैं या जो अपने कौमी मफादात है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सब ममालिक आज़ाद भी हैं। बिल्कुल जी, आज़ाद भी हैं, ज़ाहिर है अपने मफादात ही देखने हर मुल्क को। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, अब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई डिटेल में गुफ्तगू हुई उनसे, और ये जो सीका के अंदर हुआ है और ख़ासतौर पर काज़ाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें जो हुई हैं हमने चीदा उनको डिस्कस किया है। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की बात हो रही थी अभी साफ़ी साहब से, तो आपको बताएं कि इस जंग को 232 रोज़ गुजर गए हैं। क्रीमिया का जो पुल है उस पर गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले धमाके के बाद हमने देखा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। 24 फरवरी से जारी इस जंग के बाद यूक्रेन के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में हमें तबाही के मनासिर दिखाई देते हैं। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने क्रीमिया के पुल पर हमले का मंसूबा साज़ यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह को ठहरा दिया है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के हमले में मुलव्वस होने के शोबे में अब तक 5 रूसी, यूक्रेन और आर्मीनिया के 3 शहरियों को गिरफ्तार करने की तस्दीक हो गई है। ये सूरत हाल कहाँ जा रही है? मामला क्यों इतना गंभीर होता जा रहा है? क्या ये जंग खत्म हो रही है या मजीद कोई नया रुख इख्तियार करने जा रही है? ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। रूस
और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल पर गुज़िश्ता हमले के बाद मॉस्को के कीव पर हमले में शिद्दत आ गई। इस मुतासरा पुल को चंद घंटों बाद ही बहाल कर दिया गया था। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया कि क्रीमिया को मिलाने वाले पुल पर हमले का मंसूबा साज यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह किरिलो बुडानोव है। उन्होंने इस हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में 8 अफराद की भी तस्दीक की, जिनमें 5 रूसी शहरी भी शामिल हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक यूक्रेन के नाटो के इत्तेहादियों ने रूसी मिसाइल हमलों के बाद कीव को जदीद फिजाई दिफाई हथियारों की फराहमी का ऐलान किया है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और हॉलैंड ने जिन हथियारों का वादा किया है उनमें मिसाइल और रडार शामिल हैं। इससे कबल अमेरिका ने भी ऐसा ही दिफाई निजाम यूक्रेन को फराहम करने का वादा किया था। जर्मनी का एक हाईटेक सिस्टम पहले ही यूक्रेन में मौजूद है। ये वादे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ब्रसल्स में नाटो के हेडक्वार्टर में 50 मुल्कों के वज़राए दिफा जमा हैं। कीव ने सरबराही इजलास को तारीखी करार दिया। नाटो के रुकन ममालिक के इस इजलास में स्वीडन और फिनलैंड के वज़राए दिफा ने भी इजलास में शरीक हुए। आलमी खबर इदारे ने रिपोर्ट किया कि दुनिया के 7 दौलतमंद मुल्कों यानी ग्रुप ऑफ 7 के लीडरों ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपनी हिमायत का यकीन दिलाया कि जब तक भी जरूरत होगी वो साथ निभाएंगे। वर्चुअल मीटिंग के बाद G7 के लीडरों ने जारी बयान में बेगुनाह शहरी आबादी को निशाना बनाने पर जंगी जराइम करार दिया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक रूस के हमले ने यूक्रेनी अवाम के अज़्म को और पुख्ता कर दिया है। दुनिया के हर कोने से इन मुल्कों को मजीद मुत्तहिद कर दिया है जो इस जंग के खिलाफ हैं। हम आज की हंगामी जरूरियात के लिए और आइंदा तवील मुद्दत के लिए यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों में इजाफे का सिलसिला जारी रखेंगे। जर्मनी की वजीर दिफा ने तस्दीक की कि मंगल के रोज यूक्रेन को इन 4 TSLM एयर डिफेंस निजामों में से पहला मिल गया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ये जंग रूस ने शुरू की थी, वो ही अपनी अफवाज के यूक्रेन से इनखला के जरिए उसे फौरी खत्म करें। कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।